आपको रूबरू करवाते हैं पूर्व महापौर और भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा जी से, जो हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ओवर टू यू शरद जी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके पहले एक नज़र डाल लेते हैं आलोक शर्मा जी के राजनीतिक सफ़र पर। हमारे साथ तो वो हैं ही और उनसे हम बात करेंगे। उनके अगर राजनीतिक सफ़र की बात करें तो एक ऐसे लीडर के तौर पर सामने आते हैं जो सीधे जनता से जुड़े हैं। ब्राह्मण समुदाय से आते हैं आलोक शर्मा। 1994 में पहली बार पार्षद की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली और ये भी एक बेहतरीन संयोग है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस के अधिकांश टॉप लीडर्स जो इस समय शीर्षस्थ राजनीतिक नेता हैं, उनमें से अधिकांश का सफ़र पार्षद के तौर पर शुरू होता है। और जहाँ तक मुझे याद है, म्यूज़िकल टॉयलेट का एक बड़ा ज़बरदस्त प्रयोग उन्होंने अपने समय में किया था कि टॉयलेट में म्यूज़िक, उस समय ये बड़ा इनोवेटिव माना गया था और बड़ी इसकी देश में प्रदेश में चर्चा हुई थी। 2015 से 2020 तक भोपाल के महापौर रहे और केबल स्टे ब्रिज जो आप देखते हैं बड़े तालाब से जब हम वीआईपी रोड की तरफ जाते हैं, चाहे उसकी बात करें या छोटे तालाब पर बना हुआ जो केबल स्टे ब्रिज है, भोपाल के सौंदर्यीकरण के लिए और कनेक्टिविटी, सड़क से कनेक्टिविटी के लिए जो आपको श्यामला हिल से जोड़ता है, उसके लिए उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण पहल की। और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि भोपाल में सौंदर्यीकरण के लिए काफ़ी उनके प्रयास रहे और इसी के साथ काफ़ी सक्रियता महापौर के तौर पर रही। और विश्राम घाट और अलग अलग धर्मों के जो क्रेमेटोरियम है, उनके लिए उन्होंने, ये मेरे ख्याल से बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये करने वाले वो शायद पहले महापौर रहे जिन्होंने इस तरफ ध्यान दिया कि व्यक्ति जब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में शरीर छोड़ता है तो वहाँ जाने पर जो परिस्थितियाँ बनती हैं। और जहाँ तक मुझे ध्यान है कि भोपाल के एक महत्वपूर्ण छोला विश्राम घाट में तो उन्होंने लाइव, अगर आप अपने परिजन को अंतिम विदाई देने के लिए नहीं आ पाए हैं तो उन्होंने लाइव वेब कैमरे भी लगवाए कि जिससे देश विदेश में कहीं कोई दूर है तो वो अपने प्रियजन की अंतिम विदाई को तो देख सके। मध्य प्रदेश की टॉप लीडरशिप के सभी नेता, चाहे वो शिवराज जी हों, चाहे वो कैलाश जी हों, चाहे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हों, चाहे तमाम वो बड़े नेता जो मध्य प्रदेश में इस समय आप कह सकते हैं कि लीडिंग प्रहलाद पटेल जी हैं, इन सब के वो करीबी रहे हैं। संगठन के माहिर नेता के तौर पर वो माने जाते हैं। कांग्रेस के अरुण श्रीवास्तव से उनका मुकाबला है, लेकिन भोपाल लोकसभा क्षेत्र बीते करीब 4 दशकों से बीजेपी का गढ़ है, तो स्ट्रॉन्ग होल्ड है बीजेपी का। तो चलिए, बहुत स्वागत करता हूं आलोक शर्मा जी आपका बंसल न्यूज़ पर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी नमस्कार सर जी। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि निश्चित तौर पर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, एक बहुत मजबूत गढ़ है अगर मैं बात करूं भोपाल की, लेकिन आप चूँकि हमेशा हर चीज़ को बड़ी तैयारी से करते हैं, तो चुनाव की इस तैयारी को कैसे देखकर आगे बढ़ रहे हैं? जी। सबसे तो मैंने अपने केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे भोपाल सीहोर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। मैं चुनाव में विकास के मॉडल को लेकर जनता के बीच में उतारा हूँ। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता का जबरदस्त लाड़, प्यार, दुलार, स्नेह और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे मिल रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस बार भोपाल लोकसभा क्षेत्र से भोपाल की जनता जनार्दन भोपाल के बेटे को सांसद के रूप में आशीर्वाद देगी। जी। आलोक जी, एक आपकी जो शैली हमने देखी काम करने की, वो आप अपने भोपाल को बहुत करीब से समझते हैं, क्योंकि लंबे समय बाद ये भी कहा जा रहा है कि भोपाल को एक ऐसा बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी मिला है जो खाटी भोपाली है। भोपालियत आपकी रग रग में है और आप कहते भी हैं कि मैं बर्रू काट भोपाली हूँ। और बर्रू एक घास होती थी पुराने भोपाल में, जो लोग हैं वो जानते होंगे कि बर्रू एक बड़ी लंबी सी घास होती थी और जो पुराने भोपाल और भोपाल में रहने वाले लोग हैं वो कहलाते थे बर्रू काट भोपाली। तो एक बर्रू काट भोपाली से भोपालियत को, भोपाल को समझते हुए आगे बढ़ने की बड़ी उम्मीदें हैं। क्या आपकी टॉप प्रायोरिटी में क्या चीज़ें हैं? महापौर के तौर पर हमने देखा राजा भोज,
भोपाल के इतिहास को। ये कमलापति स्टेशन जो है, ये भी आपने पहली बार उनकी प्रतिमा को निकालकर काफ़ी शोध अनुसंधान के बाद आप आगे बढ़े, और नगर निगम का जो चिन्ह है वो भी परिवर्तन की तरफ बढ़ा। बहुत सारी चीज़ें थी जिनको आपने परंपरा से भी जोड़ा, भोपाल की भोज, तमाम चीज़ें। तो आगे का रोड मैप किस तरह से आधुनिकता और पारंपरिकता दोनों को लेकर आगे बढ़ेंगे? निश्चित रूप से जो हमारे शहर की पुरानी परंपरा है, क्योंकि भोपाल का 1000 साल का गौरवशाली इतिहास रहा है, वो 1000 साल का जो गौरवशाली इतिहास है वो आने वाली पीढ़ी के सामने आना चाहिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, वो भोपाल का पुराना भोपाल, वो पुराने भोपाल का वो छोटा सा भोपाल, जब भोपाल में सुल्तानिया गेट, इमामी गेट और ये 2 3 4 गेट हुआ करते थे, 4 गेट को अगर हम बंद कर दें तो भोपाल पूरी तरीके से बंद हो जाता था। कमला पार्क के आगे कोई विकास नहीं हुआ था, ना टीटी नगर क्षेत्र में बसावट हुई थी, ना कोलार रोड में ना BHEL बसा था। उस समय का भोपाल, जब मैं अपने बुजुर्गों से उसके बारे में सुनता था तो मुझे लगता था, चूंकि ये बर्रूकट भोपाली की बात मैं हमेशा इसलिए करता हूँ कि जब भोपाल छोटा था तो बर्रू करके एक पौधा उगता था, उसकी कलम बनाते थे, कलम बना के उससे लिखते थे। उस समय जो लोग आके बसे वो बर्रू भोपाली कहलाए। उसके बाद जो बर्रू कटी, उसके बाद जो लोग आके गांव से भोपाल में बसे वो बर्रूकट भोपाली कहलाए। मेरे जो पूर्वज थे 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी पहले आके वो भोपाल में बसे। आज भोपाल का जो विस्तार हुआ है मेरी आंखों के सामने हुआ है। मेरी ये जन्मस्थली भी है, मेरी ये कर्मस्थली भी है। हर सांस मेरी भोपाल शहर के लिए धड़कती है, क्योंकि मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं रहा। मैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से एक काम करना प्रारंभ मैंने किया। जो संस्कार मुझे आज समाज सेवा के मिले हैं वो केवल मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से मिले हैं। मुझे भोपाल की जनता ने 2 बार पार्षद बनाया, एक बार शहर के महापौर के रूप में मुझे अवसर दिया, और जनता मेरे जो विकास के काम हैं वो उनको अच्छी तरीके से जानती है, उसका वह आकलन भी करती है। अगर आज हमारा भोपाल स्वच्छता में देश में दूसरे नंबर आया, देश की स्वच्छतम राजधानी बना, कमला पार्क पे राजा भोज सेतु का निर्माण हो, जैसा कि अभी आप बता रहे थे शरद जी, स्मार्ट रोड हो, ये सारे विकास के काम हमने भोपाल की जनता के सामने किए हैं। हाँ, पर भोपाल की जनता जनार्दन भोपाल के बेटे को सांसद के रूप में अगर आशीर्वाद देती है तो मेरे मन में ये है कि हमारा भोपाल स्मार्ट सिटी बन गया, हेरिटेज सिटी बन गया, डिजिटल सिटी बन गया, ग्लोबल सिटी बन गया, मेट्रो सिटी तो बन गया, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही बना। मैं चाहता हूँ कि भोपाल की जनता भोपाल के बेटे को सांसद के रूप में आशीर्वाद देगी। जिस प्रकार से अहमदाबाद और गांधीनगर को जोड़कर ट्विन सिटी के रूप में विकास किया गया है, जिस प्रकार से सिकंदराबाद और हैदराबाद को ट्विन सिटी के रूप में जोड़कर विकास किया गया है, इस मॉडल का मैं अध्ययन करूंगा और भोपाल और सीहोर को जोड़ के, भोपाल और बेरसिया को जोड़ के ट्विन सिटी के रूप में मैं भोपाल का विकास करना चाहता हूँ। ये बात मैं पहली बार सुन रहा हूँ और अच्छा लग रहा है, और मुझे उम्मीद है कि शुभकामनाएं आपको भी हैं, कांग्रेस प्रत्याशी को भी हैं, अरुण श्रीवास्तव जी को भी हैं, लेकिन निश्चित तौर पर मौका एक को ही मिलता है और पक्ष विपक्ष की यही रीति नीति है। लेकिन जिसको भी मौका मिलेगा, लेकिन आपने ये जो ट्विन सिटी की बात की है आलोक जी, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और ईश्वर करे कि इस दिशा में चीज़ें आगे बढ़ें, क्योंकि भोपाल अब जिस तरह से विस्तार पा रहा है उसके साथ अनेक चुनौतियां भी जो हैं वो भी आगे बढ़ रही हैं। एक चुनौती ये भी है कि बहुत ही, मैं भी जन्म से भोपाली हूँ, जब मेरी पैदाइश भोपाल की है आलोक जी, मैंने ये देखा है हमेशा कि इतनी ग्रीन सिटी, इतनी क्लीन सिटी आज कई चुनौतियों का सामना कर रही है आलोक जी। मतलब मुझे याद है कि मई जून में मैं छत पर रजाई लेकर सोया हूँ। तो ये एक बड़ी चुनौती है आपके सामने भी कि आप इसके क्लीन और ग्रीन स्वरूप को इंटैक्ट रखें। जिस तरह पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी ने एक बड़ी पहल की, एक बंजर पहाड़ी को उन्होंने हरा भरा बनाने की दिशा में प्रतिदिन वृक्षारोपण करने वाले वो देश के चुनिंदा नेताओं में से हैं। महापौर के नाते आपकी भी काफ़ी तवज्जो रही है क्लीन और ग्रीन भोपाल के लिए, इस दिशा में बड़ी मजबूत, क्योंकि हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी इमारतें तो बन रही हैं, स्मार्ट सिटी ने हमें इमारतें तो दी हैं, लेकिन हरियाली की चूनर को भी खींच लिया है आलोक जी।
बिल्कुल शरद जी, आप ठीक बात कह रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा भोपाल स्वच्छ भोपाल हो, मेरा भोपाल सुंदर भोपाल हो, मेरा भोपाल विकसित भोपाल हो, मेरा भोपाल ग्रीन भोपाल हो, मेरा भोपाल क्लीन भोपाल हो। स्वच्छता के क्षेत्र में हमने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छता अभियान को हमने आगे बढ़ाया, उसके जो पैरामीटर्स थे उसको पूरा किया। एक प्रतिभागी, एक प्रतियोगी के रूप में हम इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हुए और हमारा भोपाल स्वच्छता में देश में दूसरे नंबर पर आया, देश की सबसे स्वच्छतम राजधानी बना। और हमारे भोपाल के ऊपर तो भगवान की कुछ ऐसी कृपा है कि पूरा का पूरा भोपाल हमारा ग्रीन भोपाल है। परंतु जब कोई डेवलपमेंट होता है, उसको लेके पेड़ कटते हैं तो कहीं ना कहीं मन दुखी होता है, मन को कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। मैं आने वाले समय में सभी जनप्रतिनिधियों को लेके समाज के अंदर हम इस प्रकार का वातावरण पैदा करेंगे कि जिस भी नागरिक का परिवार में जिसका बेटे का बेटी का जन्मदिन हो, शादी की हमारी वर्षगांठ अगर आप बना रहे तो एक पौधा जरूर लगाएं और भोपाल ग्रीन भोपाल के रूप से एक देश में एक अलग प्रकार का अपना स्थान बनाए। कभी कभी तो भोपाल में बरसात में ऐसा लगता है कि हमको कुल्लू मनाली जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा भोपाल में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इतना ग्रीन हो जाता है कि उसने हरी चुनरिया ओढ़ ली है। पर ये हम सभी जनप्रतिनिधियों की भी जवाबदारी बनती है, चूँकि हम सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं, कि हमारा भोपाल स्वच्छता के क्षेत्र में दूसरे नंबर पर आया है, हम एक नंबर पर लाएँ। और आने वाले समय में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लगातार भोपाल में पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए और भोपाल को ग्रीन भोपाल बनाने के लिए कई संगठन काम कर रहे हैं। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक कार्य योजना बनाकर हम काम करेंगे, जिससे कि आने वाले समय में भोपाल की एक पहचान ग्रीन भोपाल के रूप में हो। बहुत शुभकामनाएं आपके इस विजन के लिए। भोपाल के पारंपरिक स्वरूप को लेकर भी आप खूब आगे बढ़े हैं। मुझे याद है कि मनुआ भांड की टेकरी में आप एक ऐसा मंदिर का निर्माण आप कर, भारत माता मंदिर, जिसकी बड़ी चर्चा भी रही, और उसको वो बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रहा और उसके लिए आप देश के एक बहुत ही ऐसे धर्माचार्य जिनका नाम लेते ही मन श्रद्धा से भर जाता है, उनके माध्यम से कुछ अनुदान लेकर भी आप आगे बढ़े, जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक और चीज़ मैंने जो सुनी है आप ही के माध्यम से कि गोदरमऊ महर्षि पतंजलि जो योग के प्रणेता हैं, उनका जन्म स्थल है भोपाल के समीप गोदरमऊ, और वहाँ आपकी इच्छा है कि एक बड़ा योग केंद्र और योग के प्रणेता इस महर्षि की स्मृति को चिरस्थायी करने के लिए आप कोई बड़ी महत्वाकांक्षी योजना लाना चाहते हैं। देखिए, आज पूरे देश और दुनिया में योग की चर्चा हो रही है, और अगर आज दुनिया में योग को आगे बढ़ाने का काम किया है और योग दिवस के रूप में स्थापित किया है, वो तो केवल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, कि साल में एक दिन योग दिवस के रूप में आज दुनिया में मनाया जा रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि जिस भोपाल शहर से मैं आता हूँ, वहाँ पे आपका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके सामने जो गांव है वो गांव गोदरमऊ है, और वहाँ पे ये योग के गुरु रहे हैं महर्षि पतंजलि, उनका वहाँ पे जन्म हुआ है, ऐसा मुझे इतिहासकारों के माध्यम से पता लगा है। मुझे भोपाल की जनता जनार्दन सांसद के रूप में आशीर्वाद देगी तो महर्षि पतंजलि की जी जो गुरु हैं योग के, उस स्थान को मैं एक विशेष तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करके एक बड़ा योग केंद्र बनाने का काम करूँगा। चलिए, इसके लिए भी ये एक अच्छी पहल होगी निश्चित तौर पर, और ये जानकारी भी हमें पहली बार पता चला है कि महर्षि पतंजलि यहाँ रहे हैं। रोज़गार एक बड़ा मुद्दा है और इस समय बड़ा चर्चा का विषय भी है आलोक जी, और इसको प्रमोट करने के लिए भी लगातार वो युवा जो पढ़ लिख कर निकलता है, नौकरियों के अवसर बहुत सीमित हैं। आप कैसे देखते हैं इस समस्या को, और अगर जनता आपको मौका देती है तो आप किस तरह से इस समस्या को, इस चुनौती को एड्रेस करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे? क्योंकि युवा या तो उनको स्टार्टअप हम कुछ ऐसे दें कि वो खुद अपनी नौकरी अपने हाथ से जनरेट करें और लोगों को भी रोज़गार दें, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, हमारा भोपाल लगातार आगे बढ़ रहा है।
आज कहीं ना कहीं रोजगार की एक बड़ी समस्या सामने आती है। जब भोपाल का नौजवान भोपाल से निकलकर पूना जाता है, इंडिया के बाहर जाता है, एजुकेशन तो हम दे रहे हैं, परंतु भोपाल अभी तैयार नहीं है उनको रोजगार देने के लिए। पर मेरा पूरी प्राथमिकता रहेगी, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि भोपाल में जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की 2000 एकड़ अतिशेष भूमि है, उसके ऊपर हम कार्य योजना बनाकर काम करेंगे कि आज हमारे समाज में, मैं तो हमेशा कहता हूं कि आज हमारे समाज में जो बच्चे का जन्म हो रहा है वो 5th क्लास का एजुकेशन लेकर ही पैदा हो रहा है। नए नए इनोवेटिव आइडिया उसके दिमाग में आते हैं, नया नया वो स्टार्टअप करना चाहता है। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स की जो 2000 एकड़ ज़मीन है उस पर कार्य योजना बनाकर हम स्टार्टअप हब बनाएं, और जो इंटरनेशनल स्तर के ऊपर जो स्टार्टअप हब के लिए जो काम कर रही हैं कंपनी, उनका ऑनलाइन संवाद कराएं, जिससे कि जो बच्चों के दिल और दिमाग के अंदर नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं उनको अगर हम सुगम बनाएंगे और उनको स्थान उपलब्ध कराएंगे तो निश्चित रूप से हमारा भोपाल भी रोजगार की दिशा में आगे बढ़ेगा और हमारे आने वाली पीढ़ी को हम बेहतर से बेहतर स्टार्टअप हब के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करा पाएंगे। एक संवाद की भी बड़ी ज़रूरत महसूस होती है आलोक जी। भोपाल की अगर मैं बात करूं, इधर उपनगर बैरागढ़ है, इधर उपनगर कोलार है, अब मिसरौत को भी मैं कहूंगा कि उपनगर ही हम मान लें, इधर BHEL है और कई एजेंसीज़ हैं भोपाल में विकास की। इसको लेकर भी हमेशा बात उठती रही है। कभी किसी एक एजेंसी को हटा भी दिया गया, फिर लाने की बात हो गई। इन एजेंसियों में समन्वय हो विकास को लेकर, जनप्रतिनिधियों में समन्वय हो। अब चूँकि आप एक ऐसे पद के लिए उम्मीदवार हैं जिसमें अगर जनता आपको अवसर देती है तो आप एक संवाद की कड़ी के तौर पर अहम रहेंगे, क्योंकि BHEL से भी ज़मीन लेनी है तो ये विषय बहुत लंबे समय से पेंडिंग है। बातचीत शुरू होती है, अटकती है, लेकिन डबल इंजन की सरकार है तो अब इसमें आसानी हो सकती है। तो संवाद आपकी एक बहुत मजबूत कड़ी होता है और इसमें कहीं ना कहीं कमी हम हमेशा देखते हैं। नहीं, मेरा पूरा प्रयास रहेगा। भोपाल की जनता सांसद के रूप में मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं भोपाल के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, सम्मानीय विधायक हों, सम्मानीय महापौर हों, सम्मानीय पार्षद हों या अन्य राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधि हों, सबके साथ बैठकर एकजुट होकर भोपाल के विकास का रोड मैप हम बनाएंगे कि भोपाल की जनता के सपनों का भोपाल कैसा हो, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भोपाल कैसा हो, और उसको समय सीमा के अंदर और विकास के रोड मैप को हम उस पर काम कर पाएँ, और वही मैं समझता हूं कि भोपाल की जनता की वास्तविक सेवा होगी। जी, 400 पार का इस बार नारा है और बड़ा बीजेपी बड़े आत्मविश्वास से मोर्चे पर डटी है, लेकिन समीक्षक ये भी मानते हैं कि अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। आप जनता के बीच में जाइए, ये भी एक अब बात सामने आ रही है। पहले 2 चरणों में जो लो वोटिंग हुई है आलोक जी, तो ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी का कार्यकर्ता किन्हीं कारणों से जिस तरह से उसे सामने आना चाहिए, कहीं वो मोदी जी के चेहरे पे बहुत हद तक निर्भर तो नहीं हो गया कि भैया काम तो सब हो ही रहा है, हमारे मोदी जी की तो जय जय है ही, तो क्या ज़रूरत है बहुत मेहनत करने की? देखिए शरद जी, देश बहुत बदला है, देश तरक्की के ओर जा रहा है, और आज आप अटक से लेके कटक तक चले जाइए, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक चले जाइए, हर गली, हर मोहल्ले, हर परिवार में भोपाल से एक ही आवाज़ आ रही है। ये मैं नहीं कह रहा, मैं चूंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बोल सकता है, पर आज पूरे देश में हर गली, हर मोहल्ले, हर परिवार से एक ही आवाज़ आ रही है, अब की बार 400 पार। ये जनता बोल रही है। एक ज़बरदस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के ऊपर कहीं ना कहीं देश की जनता को भरोसा जतला है। अगर अब बात करें हम कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, अगर धारा 370 समाप्त हुई है, यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। अगर आज अयोध्या के अंदर रामलला का मंदिर बनकर तैयार हुआ है तो यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। अगर आज आप बात करें मुस्लिम बहनों को अगर सम्मान देने की बात है तो 3 तलाक कानून बनाकर सम्मान देने की बात की है, यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। अगर आज आप बात करें कि कांग्रेस की 70 साल तक सरकार रही, केवल एनएच के 25,000 किलोमीटर सड़कें बनाई 70 वर्ष में, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी जी ने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल के अंदर 50,000 किलोमीटर सड़कें बनाई। यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। शरद जी, आप उठाकर देखिए, 70 वर्ष के अंदर कांग्रेस की सरकार रही, केवल 75 एयरपोर्ट दिए, पर प्रधानमंत्री युग दृष्टा भी हैं और दूरदृष्टि भी है। उन्होंने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल के अंदर 148 एयरपोर्ट इस देश को दिए। यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। आज हर गरीब, कोई भी बीमार पड़ता है, 2 लाख का बिल आ गया नर्सिंग होम का, 3 लाख का आ गया, वो जाएगा कहाँ? घर आता है रोते हुए, तो घर की बहू या घर में पत्नी यही कहती है कि गोल्ड आप सराफे में गिरवी रख दीजिए, बेटा कहता है रजिस्ट्री गिरवी रख दीजिए। परंतु आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि के कारण देश के हर गरीब का 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड योजना के माध्यम से इलाज हो रहा है। यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, जो आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को 400 पार की तरफ ले जाती है। चलिए, आपका दावा है कि बिल्कुल ये खरा उतरेगा। देखते हैं, 4 जून के नतीजे बताएंगे। 1-2 सवालों के साथ बातचीत को ख़त्म करूंगा। आलोक जी, देश के बाहर भोपाल की छवि जब भी हम बात करते हैं तो विदेशी और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ भोपाल की एक छवि है कि एक ऐसा शहर, इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर का शहर। लोग इसे याद करते हैं 20वीं सदी की सबसे भयानक औद्योगिक त्रासदी, भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए। और आज बहुत कुछ बदला है भोपाल में, लेकिन आज भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे ज़ख्मों को हरा करती हैं। एक तो ठीक से पुनर्वास की जो बात होती है, उस दिशा में पहल हो, और दूसरा, जिस जगह यूनियन कार्बाइड है वहाँ कोई ऐसी चीज़ हो जो पूरी दुनिया को अवेयर करे, बताए कि कैसे हम इन चीज़ों से बचें। कोई बड़ा ज़बरदस्त स्मारक हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो ये बताए कि अगर ईश्वर ना करे ऐसी कोई त्रासदी घटे तो लोग किस तरह से अपना बचाव करें। आपके दिमाग में, आपके जहन में क्या है कि भारत, भोपाल अपनी इस छवि को कैसे हटाए कि सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर? जी शरद जी, आपने एक अच्छा प्रश्न मेरे सामने रखा है। 2015 में भोपाल की जनता ने मुझे महापौर के रूप में आशीर्वाद दिया। 2016 में अमेरिका गवर्नमेंट ने मुझे मेयर कॉन्फ्रेंस में बुलाया। जब मैं न्यूयॉर्क कॉन्फ्रेंस में गया तो मुझे आलोक शर्मा मेयर के रूप में परिचय के साथ साथ मुझे ये बोलना पड़ा कि मैं डिजास्टर सिटी भोपाल से आया हूँ। तो मुझे मन को बड़ा धक्का लगा, मन को बड़ा दुख हुआ कि मुझे डिजास्टर सिटी के नाम से अपने भोपाल का परिचय देना पड़ रहा है कि मैं वहाँ का मेयर हूँ, मेयर कॉन्फ्रेंस में। उसी दिन मैंने संकल्प लिया। मुझे मालूम है 2 दिसंबर 1984 की वो दरमियानी रात का 1 बज रहा था। पुराने भोपाल से, यूनियन कार्बाइड से रात को 1 बजे मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिश्ती है और सारे लोग घरों से बाहर आ जाते हैं। मैं भी अपने परिवार के साथ, मैं भी छोटा था, अपने माता पिता के साथ, अपने भाइयों के साथ, मैं भी भोपाल की सड़कों पर हम भी भाग रहे थे और चारों तरफ लाशें पड़ी हुई थी। मैंने वो मौत के मंजर को देखा है। मैंने कई डेड बॉडियों की अंत्येष्टि भोपाल में की है। मुझे लगता है कि आज गैस त्रासदी को 40 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। अगर भोपाल की जनता मुझे सांसद के रूप में आशीर्वाद देगी तो सबसे पहली मेरी प्राथमिकता होगी कि मैं पुराने भोपाल का जो यूनियन कार्बाइड है, वहाँ पे जो थोड़ी बची खुची भी मीथेन है या वहाँ का जो कचरा है, वहाँ की इंडस्ट्री का पूरा वैज्ञानिक तरीके से सारे कानूनी जितनी भी अगर कोई अड़चन है, सारे पहलुओं पे विचार करके हम उसको वैज्ञानिक तरीके से वहाँ निष्पादन कराएंगे और भविष्य में एक खूबसूरत वहाँ पार्क बने, ग्रीनरी बढ़े और वहाँ पे एक स्मारक बने और स्मारक में वो प्रदर्शनी भी लगे, डिजिटल रूप से भी लगे और उसमें आने वाली पीढ़ी इस बात की शिक्षा ले कि भविष्य में इस प्रकार की औद्योगिक त्रासदी हमारे देश में नहीं हो। ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि मैं जल्दी से जल्दी, जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो समय और सीमा में भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड है उसको वैज्ञानिक तरीके से वहाँ के कचरे का निष्पादन कराऊं और गैस पीड़ितों के साथ न्याय कराऊं। गैस पीड़ितों को और बेहतर स्वास्थ्य के लिए क्या क्या हो सकता है, इस दिशा में हम काम करें। बिल्कुल आलोक जी, क्योंकि BMHRC की स्थिति आपसे छिपी नहीं है और इसने बहुत मदद की है गैस पीड़ितों के उपचार के लिए, तो उस हॉस्पिटल को भी मजबूत करने की ज़रूरत है और ये आपको ये दायित्व तो जनता सौंपती है।
और तो आपको इस दिशा में ज़रूर पहल करनी चाहिए कि वहाँ BMHRC जो हॉस्पिटल है वो मजबूत हो। आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश सरकार जिस तरह से काम कर रही है, चाहे डॉक्टर मोहन यादव की मैं बात करूं, तमाम डबल इंजन की सरकार है और मध्य प्रदेश में भी अब शिक्षा और हेल्थ, स्वास्थ्य दोनों में बहुत काम होना है। आप किस तरह देखते हैं मध्य प्रदेश सरकार को, उनके मुखिया डॉक्टर मोहन यादव को, और मध्य प्रदेश के लिए भी आपको आगे क्या रोड मैप नज़र आता है? मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार बहुत निर्णयों के लिए जानी जाएगी और लगातार जब से वे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है तो वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और ब्यूरोक्रेट से सरकार को बाहर ला रहे हैं और तत्काल फास्ट निर्णय कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि डबल इंजन की सरकार, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, स्टेट में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार मिलकर अगर काम करेगी तो प्रदेश लगातार, मैं समझता हूँ कि विकास की दौड़ में सबसे आगे निकलेगा। आलोक जी, बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए और मैं बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं कि आप आगे बढ़ें और जो दायित्व आपको मिला है, आपको शुभकामनाएं उसके लिए। और ये भी एक संयोग है कि इस समय मध्य प्रदेश में जो पीढ़ी है विश्वास सारंग जी की, रामेश्वर शर्मा जी की, भगवान दास सबनानी जी की और आलोक शर्मा जी की, ये वो पीढ़ी है जिसको आप चौथी पीढ़ी कह सकते हैं मध्य प्रदेश में। VD शर्मा जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो अब कमान धीरे धीरे इस चौथी पीढ़ी की तरफ आ रही है और ये पीढ़ी जो 50 के आसपास की है, ये अपने दायित्वों को लेकर मुस्तैद है, आगे की बड़ी चुनौतियों को लेकर भी आगे बढ़ रही है। आलोक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और आप आगे बढ़ें और भोपाल को उम्मीदें हैं आपसे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे आलोक शर्मा जी जो भोपाल लोकसभा सीट से उम्मीदवारी है भारतीय जनता पार्टी की। आपने विज़न सुना, काफ़ी तैयारियां की हैं उन्होंने और उनका बार बार ये कहना है कि जनता मौका देती है। तो मैं ज़रूर अपने उस भोपाल के लिए, मैं जिस भोपाल का हूँ, बर्रूकाट भोपाली हूँ, इसी भोपाल को चौथी पांचवी पीढ़ी है भोपाल में हमारी। तो भोपाल की तालीम और तरबियत को, भोपाल की संस्कृति को, भोपाल के सांस्कृतिक और प्राचीन स्वरूप को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, उनका दावा है। और इस भोपाल के आधुनिक और पुरातन स्वरूप को समेट कर, सहेज कर आगे बढ़ के, ट्विन सिटी उनकी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। वो कहते हैं इसको लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। गैस कांड का जो एक मॉन्यूमेंट यहाँ है यूनियन कार्बाइड, वहाँ एक बहुत सुंदर पार्क और स्मारक की तरफ उनका आगे बढ़ने की योजना है। संवाद की कड़ी वो मजबूत करेंगे। 2000 एकड़ ज़मीन जो BHEL के पास है, वहाँ उनके पास कई महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि मैं भोपाल की स्वच्छता और भोपाल की हरियाली को सुरक्षित रखते हुए स्टार्टअप और रोज़गार से जुड़े जो प्रोजेक्ट हैं युवाओं के लिए, उनको लेकर सामने आऊँगा। शुभकामनाएं उनको। और शिवालिका, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, ओवर टू यू। जी सर, विकास के रोड मैप को लेकर साथ ही भोपाल को नंबर 1 सिटी